हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस भाद्राजुल में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आपका चैप्टर नंबर 14 है वो कंप्लीट हो गया 9th क्लास का। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 15 और उसका ये पहला ही पार्ट होगा आज। चैप्टर नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट क्लास 9th और साइंस का। क्लास 9th की साइंस का जो पोर्शन है उसका ये चैप्टर नंबर 15 15वां पार्ट 15वां चैप्टर और उसका ये पहला वीडियो। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा खाद्य संसाधनों में सुधार। एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 15वां चैप्टर। 15वें चैप्टर को शुरुआत से हम पढ़ेंगे। मेनली इस चैप्टर में हम खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे और जो खाद्य संसाधन है जहाँ से हमारा भोजन प्राप्त होता है, खाने वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि भोजन है या जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं और जो हमें मिल रहे हैं वो कितने प्रतिशत शुद्ध हैं और हम उनको सुधार करने में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि खेत में जो फसलें हैं उनको किस प्रकार से हम बोएं ताकि हम उसे और अच्छे तरीके से कर सकें, या जो भी चीज़ें हम दिन में खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक रात तक अपने जीवन यापन करने के लिए, उनको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। कौन से ऐसे उद्योग धंधे हैं या कौन से ऐसे विधियां हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। हम मुर्गी को पाल सकते हैं तो ये कुक्कुट पालन हो जाएगा, मछली पालन है तो ये मत्स्य पालन हो जाएगा, मधुमक्खी पालन है। इस प्रकार करके हम बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। जैसे कि सबको पता है कि जनसंख्या वृद्धि है वो तेज़ गति से हो रही है। तेज़ गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो भोजन की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किस प्रकार की फसलों को हम बोएं जिससे कि भोज्य पदार्थों में कमी न आए, और जो हम फसलें बोते हैं उसमें किस प्रकार का सुधार किया जाए ताकि जितना फसलों का उत्पादन हो रहा है उससे कुछ ज़्यादा हो, हमें बेनिफिट मिले। तो कृषि से संबंधित हैं, फसलों से संबंधित हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित कुछ सुधार की हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो किस प्रकार का हम भोजन ग्रहण करें जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा और उन्नत बना रहे। संतुलित भोजन की मैं बात करूं तो शायद पहले भी कभी ये चर्चा हुई थी संतुलित भोजन के बारे में, जिसमें भोजन के सभी घटक मौजूद होते हैं उसी संतुलित भोजन कहते हैं। पोषक आहार की यदि हम बात करें उसमें वसा भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसमें विटामिन्स भी होने चाहिए। वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है और खनिज भी उसके अंदर होने चाहिए। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, यदि आपके भोजन में है तो वो संतुलित भोजन है। तो उसी संतुलित भोजन को कैसे हम बनाए रखें कि वो संतुलित ही रहे, किसी प्रकार का हमारे रोग ना लगे, या फसलों का किस प्रकार से बोया जाए ताकि वो किसी प्रकार का रोग फैलाए ही नहीं लोगों के अंदर जो भी उसका ग्रहण करें। तो मुख्यतः हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे, भोजन के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें किस प्रकार से हम सुधार ला सकते हैं, क्या कोई एक नई क्रांति लाई जा सकती है। चलिए स्टूडेंट, तो पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा है इसके बारे में। लाइन वाइज लाइन हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और वहाँ से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये लीजिए बच्चों आपका बुक का चैप्टर नंबर 15, 15वां चैप्टर, 15वां पाठ।
अध्याय 15, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, यानी इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस, खाद्य संसाधनों में सुधार। ये आपका 15वां चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी हम। चलिए यहीं से लाइन वाइज लाइन इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को या जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। भोजन से हमें क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। ये चीज़ें हमें भोजन से ही प्राप्त होती हैं और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए होती है। हमारे शरीर का विकास, वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें इन पांचों चीज़ों की आवश्यकता रहती है। कौन सी 5 चीज़ हमें फिर से रिवाइज करवा दूँ? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये 5 चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाए रखती हैं, आपके शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए अपने भोजन में ये चीज़ें होनी चाहिए। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। यानी हम अपना भोजन है वो पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से तो करते ही करते हैं, बाकी जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। जंतुओं से कैसे करते हैं भाई? बहुत सारे लोग तो हैं वो जंतुओं को डायरेक्ट मार कर खाते हैं, या उनका मांस खाते हैं, या उनके अंडे खाते हैं। तो जंतुओं से भोजन मिला कि नहीं मिला? जैसे मुर्गी का मांस है, मुर्गी के अंडे हैं, या यदि हम एक तरीके से और देखा जाए तो दूध सभी लोग पीते हैं। दूध जानवरों से ही, जंतुओं से ही तो मिलता है। गाय का दूध हो, भैंस का हो, बकरी का हो। तो बेसिकली मनुष्य अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहता है? पेड़ पौधों पर और जंतु दोनों पर। तो पौधे और जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। जितने हमारे भोजन हैं वो हमें कृषि, खेत से और पशुपालन यानी पशुओं को पालने से प्राप्त होते हैं। हम प्राय समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। किसको बढ़ाने के लिए? कृषि, खेती बाड़ी को अच्छा ध्यान देने के लिए, और पशुपालन कि ज़्यादा से ज़्यादा जंतुओं को, जानवरों को पाला जाए, खेती अच्छे से की जाए ताकि सबका भला हो, सबके लिए भोजन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। चाहे हम कितने भी टेक्निकली आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमें भोजन तो खेत से ही मिलेगा। अनाज बोएंगे तभी तो हमारे लिए भोजन उपलब्ध होगा। तो कृषि उत्पादन और पशुपालन को बढ़ाने के बहुत सारे प्रयास होते रहते हैं। ये आए दिन हम अखबारों में, समाचार पत्रों में या टीवी न्यूज़ चैनल में देखते रहते हैं। ये आवश्यक क्यों है? इतना ज़रूरी क्यों बताया है इसको? ये आवश्यक क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते? जितना वर्तमान जो स्तर है ना उत्पादन का, कि आज के टाइम में कितने प्रतिशत मात्रा में हम अनाज है, दूध है, गाय भैंसों से या खेती से प्राप्त कर रहे हैं, क्या उस पर हम निर्वाह नहीं कर सकते? निर्वाह का मतलब जीवन यापन नहीं कर सकते? हमें क्यों सुधार करने की आवश्यकता पड़ी? हम क्यों कृषि उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहते हैं? जितने हैं उतने से काम नहीं चल रहा क्या? काम तो चल रहा है, लेकिन जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है और पशुओं की संख्या और कृषि की जो दर है वो घट रही है। इसलिए हम उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कोई संकट आए इससे पहले ही हम जागरूक हो जाएं और इन चीज़ों को बढ़ावा दें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसलिए कृषि उत्पादन और पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कृषि उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा दें। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ या 1 बिलियन से अधिक है। 100 करोड़ से भी क्या है, बहुत ज़्यादा है।
इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और इतने से भी काम नहीं चल रहा, ये रात दिन तेज़ गति से बढ़ भी रही है। जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है भारत की। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी, अन्न उत्पादन, अनाज की उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि भोजन की व्यवस्था तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी भोजन से ही जिंदा रहते हैं, ये हम सबको पता भी है। तो जनसंख्या जितनी तेज़ गति से बढ़ेगी, अन्न उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ेगा, अनाज की पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है। तो आप कैसे पूर्ति कर सकते हो? अन्न उत्पादन को कैसे बढ़ाओगे? अनाज को तो फसलें ज़्यादा बोकर बढ़ाएंगे। जितनी ज़मीन पर फसलें अब बोई जा रही हैं, उससे उतनी जनसंख्या का काम तो चल रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर हमें फसल का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जितनी ज़मीन पर हम बो रहे हैं अनाज, उससे ज़्यादा ज़मीन पर बोना पड़ेगा। तो अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव है। ज़मीन को ज़्यादा बोना पड़ेगा, भूमि को ज़्यादा कृषि योग्य बनाना पड़ेगा, ज़्यादा फसलों का उत्पादन करना होगा, जिससे कि अन्न उत्पादन बढ़ेगा, तो इतनी बढ़ती जनसंख्या का फिर काम चलेगा। परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है। ऐसा नहीं कि भारत में कम खेती होती है, पहले से ही भारत में बहुत अधिक स्थान पर खेती होती है। अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें ज़मीन ज़्यादा चाहिए, तो हमें तो सुधार करना है कि जितनी ज़मीन अब बो रहे हैं उतनी ही ज़मीन को बोएं, लेकिन पैदावार को थोड़ा बढ़ा दें। कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि ज़मीन तो उतनी ही बीघा में बोएं, उतनी हेक्टेयर में बोई जाए, लेकिन उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कुछ हम ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नए तरीक़ों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि पैदावार या उत्पादन दर है बढ़ जाए। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए हमें क्या करना है, फसल के जो उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ाओ, या पशुधन, गाय भैंस भेड़ बकरी जिनसे दूध मिलता है, या बहुत सारे प्रकार के उद्योग धंधे जिनसे चलते हैं, इनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। जैसे सामान्यतः गाय भैंसें 5 लीटर दूध देती हैं एक टाइम का, तो कुछ ऐसा किया जाए कि उनके दूध देने की दर 5 से 7 लीटर हो जाए, उसको बढ़ा लो। भैंस तो एक ही रहेगी, लेकिन उसकी दूध की दर बढ़ा लो। या 5 बीघा ज़मीन है, 5 हेक्टर ज़मीन में यदि आप 15 क्विंटल अनाज प्राप्त करते हो, तो कुछ ऐसा करो कि 5 ही बीघा ज़मीन रहे, हेक्टर ज़मीन रहे, और 15 क्विंटल के बजाय 20 क्विंटल अनाज उत्पन्न करो। तो कुछ ऐसी ही टेक्निक हमें लेकर आनी है। इसे ही तो खाद्य संसाधनों में सुधार होगा, उत्पादन की दर ही तो बढ़ानी है बेसिकली देखा जाए तो। अभी तक फसल उत्पादन को हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल तो रहे हैं। फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे। हमने फसलों का उत्पादन है वो कुछ हद तक बढ़ाया तो ज़रूर है। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है। एक क्रांति आई थी जिसका नाम हरित क्रांति, गेहूं से शुरू की थी इस क्रांति को डॉक्टर स्वामीनाथन ने। तो हरित क्रांति के द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की। फसलों का उत्पादन आज जितना हो रहा है, पहले उतना तो नहीं होता था 1960 से पहले। तो उसके बाद में हमने कुछ ऐसे प्रयास तो किए हैं कि जिसमें फसल उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि और वृद्धि हो जाए। तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन। एक बात याद रखना बच्चों, हरित क्रांति से फसल उत्पादन की वृद्धि के बारे में अध्ययन किया जाता है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। दूध का उत्पादन जितना बढ़ाओगे वो श्वेत क्रांति का हिस्सा माना जाएगा। तो ये आप ना अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट कर लेना कि हरित क्रांति फसल उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, और जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने या दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है। तो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की वजह से दूध उत्पादन है, फसल उत्पादन है, इसमें बहुत सारा सुधार हुआ है, लेकिन हमें आवश्यकता है और अधिक सुधार की। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। ये जो क्रांति हैं, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, या अन्य कोई और प्रकार की जो क्रांतियां हैं जो फसल उत्पादन के लिए थी,
या किसी प्रकार के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए थी। इसमें प्राकृतिक संपत्ति का बहुत बड़ा उपयोग हुआ है। प्राकृतिक संपत्ति जैसे कि मृदा है, पहाड़ है, पर्वत है, जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश, इन सबको हम क्या मानते हैं? प्राकृतिक संपत्ति मानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं। हालांकि हमारी प्रकृति की जो संपत्ति है उसको कुछ नुकसान होने की जो शंकाएं हैं वो बढ़ भी गई हैं, उनके अवसर बढ़ गए हैं, उनको हानि पहुंच रही है। अतः ये महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाए। बहुत अच्छी और शानदार बात कही है यहाँ तक कि हम चाहे फसल उत्पादन को कितना भी बढ़ा लें, ये हमारा यदि कर्तव्य है तो हमें अच्छे से करना भी चाहिए। लेकिन चाहे कितना भी फसल उत्पादन को बढ़ावा दे लो, कुछ ऐसा न हो जाए जिससे कि हमारे प्राकृतिक जो कारक हैं उनको नुकसान पहुंच जाए। अतः ये बहुत महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाएं। हम चाहे कुछ भी कर लें लेकिन उसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए, या उन कारकों को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए जो पर्यावरण को बनाए रखते हैं या जो पर्यावरण में संतुलन को बनाए रखते हैं, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, आप फसल का उत्पादन करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फसल उत्पादन के चक्कर में हमें पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि इनको नष्ट करोगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हम अपने स्वार्थ के लिए यदि प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान अप्रत्यक्ष रूप से हमें ही होगा, मनुष्य को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी प्रकार का काम करो उसमें यह ध्यान में रखना होगा कि प्रकृति को या पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। संपोषणीय शब्द का मतलब होता है चारों तरफ का विकास, चौतरफा विकास, कि मनुष्य का विकास भी हो जाए, फसल का उत्पादन भी बढ़ जाए और पर्यावरण को भी नुकसान न हो। कुछ ऐसी प्रणाली को अपनाओ, उसे कहते हैं संपोषणीय प्रणाली। ऐसी प्रणाली जिसमें मनुष्य का विकास भी हो, फसल उत्पादन में वृद्धि भी हो जाए और पर्यावरण को नुकसान भी न हो। तो हम ऐसे ही कारकों पर या ऐसे ही विचारों पर ध्यान देना होगा। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यदि आपने फसल उत्पादन बढ़ा लिया और उसे गोदामों में अच्छे तरीके से भर लिया तो कोई कुपोषण और भूख की जो समस्या है, भूखमरी, क्या वो खत्म हो जाएगी? नहीं। उसे जन जन तक पहुंचाना भी है। प्रत्येक गरीब के बच्चे को, भूखे के बच्चे तक भोजन पहुंचेगा तभी तो उस समस्या का समाधान होगा। तो फसल उत्पादन और उसे गोदाम में भरना ही कुपोषण और भूख की समस्याओं का समाधान नहीं है, उसे हमें जन जन तक पहुंचाना भी होगा। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। जब हम अनाज खरीदते हैं, मार्केट में, बाज़ार में जाते हैं, बाजरा है, गेहूँ है, जो अनाज लेते हैं तो उसके बदले हमें पैसे भी देने पड़ते हैं। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन और उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। उसको अच्छे से उत्पादन करना और उसे बनाए रखना दोनों पर डिपेंड करती है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। हमारे देश के अधिकांश लोग हैं वो जीवन यापन, उनका जीवन टिका हुआ है उसकी खेती बाड़ी पर। वो खेत में अनाज बोएंगे, उन्हें अनाज मिलेगा तो उनका पेट भरेगा और वो जिंदा रह पाएंगे, अपना जीवन यापन कर पाएंगे। हमारे देश में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर डिपेंडिंग कंट्री है इंडिया। तो कृषि प्रधान देश होने के नाते बहुत से लोग हैं वो कृषि पर डिपेंड हैं। यदि खेती अच्छी होगी तो उनका जीवन यापन अच्छे से चलता रहेगा, वरना उन्हें भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए। इसलिए लोग जो खेती करते हैं वो केवल पेट भरने के लिए नहीं, उसमें कुछ उनको और आर्थिक फ़ायदा भी होना चाहिए, पैसे भी उन्हें मिलने चाहिए। जो अनाज बोते हैं खुद के खाने के लिए रख लेते हैं, बचा हुआ अनाज मार्केट में बेचें तो उन्हें उनके अच्छे दाम भी और अच्छे पैसे भी मिलने चाहिए, ताकि वो कुछ और चीज़ें खरीद सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो हमें उसकी आय भी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे उनकी जो इनकम है, जो आय है, वो बढ़े, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। यदि हम खेती बाड़ी से ही बहुत अच्छा अनाज उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली ये क्या है?
बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ऐसी तरकीब अपनाई है, जिन्होंने ऐसी विधियां दी हैं, जिन्होंने नई नई प्रणालियों का विकास किया है। यदि हम उसके हिसाब से खेती करें तो उतनी ही ज़मीन पर हम अनाज की पैदावार बढ़ा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अनाज के साथ साथ में हमें उसकी आय और उसके जो पैसे हैं वो ठीक ठाक मिलें, अच्छे मिलें। तो इसलिए हमें वैज्ञानिक प्रणालियों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वैज्ञानिक प्रणालियाँ क्या हैं उस पर भी हम विचार करेंगे, चर्चा करते हैं। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती। संपोषणीय का अभी मैंने आपको अर्थ बताया था कि इस प्रकार का जीवन यापन या इस प्रकार का विकास जिसमें किसी को नुकसान नहीं हो, फायदा सभी का हो, उसे संपोषणीय जीवन यापन कह सकते हैं। तो संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अब ये मिश्रित खेती क्या है इस पर भी चर्चा करते हैं। अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। 3 चीज नाम दिए हैं, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि प्रणाली। तो संक्षेप में मैं समझा दूं कि मिश्रित खेती का मतलब होता है कि एक ही भूमि के टुकड़े में, भूखंड में या खेत में या कृषि में कई प्रकार की फसलें बोई जाए। 3 या 4 प्रकार की फसलें यदि आप बो देते हैं तो हो सकता है कि एक प्रकार की फसल को नुकसान भी हो जाए तो बाकी फसलें अच्छी हो सकती हैं, बाकी फसलें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। इसे मिश्रित खेती कहते हैं, 3-4 फसलों को एक साथ बोना। तो दूसरा है अंतरा फसलीकरण, यानी 2 फसलों के बीच में अंतर देना या फसल को बदल बदल कर बोना। इस शब्द का यही अर्थ है, फसलों के बीच में कुछ अंतराल या फसल को बदल बदल कर बोना। संगठित कृषि प्रणाली, संगठित का मतलब इस प्रकार से फसलों का कॉम्बिनेशन या समायोजन करना है कि सभी फसलों की पैदावार अच्छी हो। अकेला बाजरा ही अच्छा नहीं हो, उसमें मूंग है, तिल है, ग्वार है, सारी फसलें अच्छी होनी चाहिए। मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण और संगठित कृषि प्रणालियां हमें अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, यदि आप खेती करते हैं तो उसमें कुछ आप जानवरों को भी पाल सकते हैं, तो उसी फसल में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जानवरों का गोबर काम में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें काम में आती हैं। दूसरा कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन कहाँ है, मुर्गी बेच सकते हो, उसका मीट है, मांस है, मुर्गी के अंडे बेच सकते हैं, तो इसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। मत्स्य पालन, मछली पालना, बहुत सारे लोग हैं वो मछली का मांस खाते हैं, बेचते भी हैं, एक प्रकार का धंधा है। तो आप अपने जहाँ पर आपका फील्ड है, जहाँ पर खेत है, वहाँ पर फसल का उत्पादन कीजिए, बट उसके साथ में छोटे मोटे ये चीज़ें भी साथ में करते रहेंगे तो पैदावार अच्छी होगी। मछली पालन, मधुमक्खी पालन, इससे आप शहद प्राप्त कर सकते हैं, मोम प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही मार्केट में बेच सकते हैं, तो फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा और मधुमक्खी पालन भी हो जाएगा। तो यदि आप अपनी खेती के साथ साथ में पशु पालते हैं या कुछ ऐसे धंधे करते हैं, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है, तो भी देखो आपका कितना अच्छा फ़ायदा होता है, लाभ होता है। इसको बोलते हैं संगठित कृषि प्रणालियाँ, यानी खेती के साथ में कुछ पशुधन को भी बढ़ावा देना, जिससे कि अनाज का उत्पादन तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें जैसे पशु हैं, मुर्गियाँ हैं, मछलियाँ हैं या मधुमक्खियाँ हैं, ये खुद सहायता करते हैं फसल उत्पादन को बढ़ावा, ये खुद देते हैं। जैसे कि मधुमक्खियाँ हैं, वो परागण का काम करती हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती हैं तो फूलों में फल अच्छे लगते हैं, परागण की क्रिया होती है। पशुधन जितना ज़्यादा रखेंगे, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, तो उनका गोबर बहुत अच्छा होगा, उनकी प्राकृतिक जो खाद है वो बहुत शानदार होगी, तो उससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं संगठित कृषि प्रणालियाँ। तो हमें फसल के साथ साथ में ये चीज़ें भी साथ में यदि हम करते हैं तो पैदावार भी अच्छी होगी और इनकम भी अच्छी होगी, आय के साधन बढ़ेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। हमें क्या करना है कि फसल का उत्पादन बढ़ जाए या पशुधन का उत्पादन बढ़ जाए, तो इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की क्लास में केवल इतना ही स्टूडेंट्स, तो इसको आप अच्छे से रिवीजन करना, दोबारा पढ़ने का प्रयास करना।
तो आज का हमारा जो पहला वीडियो था पार्ट नंबर 15 का, या फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने मोस्टली क्या पढ़ा है देखिए एक बार पुनः। चैप्टर नंबर 15 9th क्लास का पार्ट 1 है ये साइंस का, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो शेष बातें अगले वीडियो में करते हैं। थैंक्स एंड बाय बेटे। ये आपका हो गया कौन सा, चैप्टर नंबर 15 का पार्ट फर्स्ट 9th क्लास की साइंस का।